नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। आज के वीडियो में पोषक तत्वों के काम, किस अवस्था में पौधा उसको लेता है, सभी मुख्य खादों की विशेषताएं और कमियां, ये खादें कब से कब तक काम करती हैं और इस तरह की कई जानकारी इस वीडियो में आज मिलेगी। दोस्तों, पौधे में कुल 18 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उसके पूरे जीवन चक्र में। इनमें से 3 तत्व कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन पर अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग मत है। कहीं पर ये तत्व फायदा देते हैं तो कहीं पर कुछ नुकसान देते हैं। इसलिए कुछ लोग सिर्फ 15 तत्वों को ही जरूरी मानते हैं, कुछ 16 को तो कुछ 17 तत्वों को जरूरी मानते हैं। इन सभी तत्वों में से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा वातावरण से सीधे ले सकता है, लेकिन बाकी सभी तत्वों को पौधे को अलग से देना पड़ता है। तो बाकी बचे तत्वों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी मुख्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत मुख्य और अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा में काफी कम होती है और मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं, यानी NPK, और अन्य पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इसके अलावा कॉपर, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि हवा से मिल जाते हैं इसलिए इन्हें अलग रखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन से। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में या नाइट्राइट फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में, इन्हीं 3 रूप में पौधा नाइट्रोजन ले पाता है और इसलिए वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधा इसे नहीं ले पाता क्योंकि वो इस फॉर्म में इसको नहीं मिल पाता। नाइट्रोजन दोस्तों क्लोरोफिल का एक मुख्य तत्व है। इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी यानी क्लोरोफिल की कमी, और क्लोरोफिल के बिना खाना बनाना पौधे को संभव नहीं है और बिना खाने के पौधे का मरना तो तय है ही। पौधा सभी तत्वों में से नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। पौधे के लगभग हर हिस्से के विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो या फिर पत्तियां हो। इसकी कमी को पूरा करने के लिए साधारण तौर पे यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया डालने के 3 से 4 दिन बाद ये काम करना शुरू करता है और लगभग 20 दिन तक काम करता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक खादों में दोस्तों ये खासियत होती है कि एक बार कोई दाना नमी पा गया और रिएक्शन शुरू हो गई तो एक चेन रिएक्शन यानी एक श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे फिर से नमी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रिसर्च में तो यहाँ तक पाया गया है कि अगर 6% नमी भी आपकी मिट्टी में है तो भी यूरिया एक्टिवेट यानी सक्रिय हो जाता है। लेकिन दोस्तों यूरिया लगातार इस्तेमाल करने से आपके मिट्टी का पीएच घट जाता है। हालांकि यूरिया खुद न्यूट्रल होता है, यानी इसका पीएच 7 के आसपास होता है। दोस्तों यूरिया का इस्तेमाल नर्सरी में नहीं करना चाहिए। नए पौधों के जड़ों के पास यदि यूरिया का दाना पड़ जाए तो वह पौधे को जला भी सकता है और इसके इस्तेमाल के बीच में आपको 20 दिन का अंतर कम से कम रखना ही चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता से भी कई दिक्कतें पौधे पर आ सकती हैं। अब अगला तत्व है दोस्तों फास्फोरस। ये पौधा 2 रूप में लेता है, डाइहाइड्रेटेड फास्फेट और हाइड्रोजन फास्फेट। इसका मुख्य स्रोत आज के युग में डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP को माना जाता है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और इस प्रकार के सभी खाद जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ आते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या जटिल खाद भी कहते हैं। इन खादों में सभी तत्वों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग बांध कर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में घुल जाएगी, यानी एक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीनी आप पॉलिथीन में पैक करके फिर पानी में डालेंगे तो चीनी उसी तरह बनी रहेगी और पानी के अंदर भी रहेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 अलग अलग तत्वों को अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से बांध कर फिर एक साथ मिलाया जाता है ताकि वे आपस में रिएक्शन ना करें। इस तरह की खादों को कॉम्प्लेक्स खाद यानी जटिल खाद कहा जाता है। इनके उदाहरण DAP, NPK 12-32-16, 19-19-19, 12-61-0 या 10-26-26। अब DAP में जो 18% नाइट्रोजन होता है उसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है
और 46% फास्फोरस में से 39.5 यानी 39.5% पानी में घुलता है और बाकी मिट्टी में ही जाकर घुलता है। इसलिए डीएपी धीरे धीरे पौधों में 7 दिन में लगना शुरू होता है और इसका असर 4 से 5 महीने तक चलता है। यहाँ तक कि पीएसबी यानी फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, इनकी मदद से आप पहले के डीएपी जो आपने पहले खेत में डाली है उस डीएपी का भी इस्तेमाल आप अपनी तुरंत की फसल में कर सकते हैं। दोस्तों, फास्फोरस पौधे के संपूर्ण बढ़वार में मदद करता है और जड़ों के विकास में और बीज के बनने में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। इसका पीएच डीएपी का 8.1 के आसपास होता है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ज्यादा पीएच की है, जैसे पंजाब और हरियाणा की मिट्टी है, तो आपको फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देना चाहिए, जिसका पीएच 1 से 1.5 के आसपास होता है। क्योंकि अगर ज्यादा पीएच में आप ज्यादा पीएच वाली खाद डाल देंगे तो मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा और मिट्टी का पीएच बढ़ने के कारण पौधा उसमें से पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है। इसलिए ज्यादा पीएच की मिट्टी होने पर आपको सिंगल सुपर फास्फेट फास्फोरस की पूर्ति के लिए देना चाहिए। अब बात करेंगे पोटाश की। दोस्तों, पोटाश पौधे का सुरक्षा कवच बनाता है, पौधे में खाने को इधर उधर भेजने में मदद करता है, पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। कम पानी हो या ज्यादा पानी की स्थिति में या अत्यधिक धूप हो या गर्मी हो, इन सभी से पोटाश पौधे को बचाता है और जिसके कारण फलों और फूलों की संख्या बढ़ती है और आपको भरपूर पैदावार मिलती है। अब इसके मुख्य स्रोत के रूप में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी 0060 जो लाल रंग का होता है, या फिर एसओपी 0050 जो साधारण सफेद रंग का पाउडर होता है। इसके अलावा मार्केट में आजकल एनपीके भी कई ग्रेड के हैं, जैसे 10-26-26 में आपका 26% पोटाश होता है, 12-32-16 में आपका 16% पोटाश होता है और 19-19-19 में आपका 19% पोटाश होता है। पौधा पोटाश को सिर्फ K+ यानी पोटेशियम फॉर्म में ले सकता है। अब दोस्तों, एमओपी का पीएच तो 7 होता है, लेकिन एसओपी का पीएच 8.5 के आसपास होता है। और आजकल इफ्को का नेचुरल पोटाश भी आता है, जिसमें लगभग 14.5% पोटेशियम के साथ आपको जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज की भी कुछ मात्रा आपको इसमें मिल जाती है, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अच्छा विकसित करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका पीएच भी आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन नाइट्रोजन की तरह पोटाश मिट्टी में फैल नहीं सकता, जिसके कारण अगर आपने पोटाश ऊपर से दिया है और पानी कम है तो वह पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पोटाश को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि मिट्टी में ही दें, ताकि पौधे की जड़ें पोटाश को आराम से पा सके। अब दोस्तों, पोटाश का जो क्लोराइड फॉर्म होता है यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसको समुद्र के किनारे जो इलाके होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है कि समुद्र के किनारे क्लोरीन की मात्रा ऐसे ही ज्यादा होती है और अगर आप एमओपी यूज करते हैं तो क्लोरीन की अधिकता के कारण आपकी कुछ फसलें जैसे आलू हुआ, तंबाकू है या सिट्रस फ्रूट यानी संतरा, मौसमी, किन्नू, नींबू जैसी बागवानी फसलें जो होती हैं, इन पे क्लोरीन बुरा असर डालती है। इसलिए अगर आप तटीय क्षेत्र के पास रहते हैं तो आप एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटाश या फिर एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, एमओपी और एसओपी दोनों पौधे में 5 से 7 दिन में लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एमओपी मिट्टी में 2 से 3 महीने तक काम करता है और एसओपी मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 महीने तक ही काम करता है। और आजकल जितनी भी एनपीके आती हैं, जैसे एनपीके 12-32-16 या 10-26-26 या 12-61-0 या 19-19-19 जो पूरी तरीके से घुलनशील होती हैं पानी में, ये आपके मिट्टी में 1 महीने तक लगभग काम करती हैं। अब जानते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। पहले कैल्शियम, ये पौधे में हर कोशिका की दीवार बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है। इसका मतलब इसके बिना पौधा आपको स्वस्थ नहीं दिख सकता। नई जड़ों के विकास में और नए कल्लों के निकलने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कैल्शियम पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर नहीं जा सकता। इसलिए इसकी कमी होने पर सामान्यतः नई पत्तियों, डंठलों पर इसका असर देखने को मिलता है, जैसे पत्तियां मुड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं या डंठल चटक जाती है, टूट जाती है। ये सभी लक्षण कैल्शियम की कमी के होते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, चूना भी आप अपने मिट्टी में मिला के इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम दोस्तों मिट्टी के पीएच को भी सुधारता है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है तो कैल्शियम डालने से ये उसके असर को न्यूट्रल करता है। इसी तरह मैग्नीशियम पौधे को खाना पहुँचाने में मदद करता है और क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम एक मुख्य तत्व होता है। इसका मतलब
मतलब इसकी कमी से क्लोरोफिल की कमी होने का डर रहता है, और क्लोरोफिल की कमी मतलब पीलापन, खाना ना बना पाना, जिसके कारण पौधे में कई दिक्कतें आना तय होती है। इसकी कमी से पत्तियों की नसें हरी और बाकी पत्ती पीली हो जाती है और फिर सूख जाती है। बीजों के बनते समय भी मैग्नीशियम की काफी अच्छी जरूरत होती है। इसकी जरूरत सामान्यतः मैग्नीशियम सल्फेट डालकर पूरी की जाती है। अब दोस्तों बारी है सल्फर की, और सल्फर को कई लोग तो चौथा मुख्य तत्व भी मानते हैं एनपीके के बाद, क्योंकि इसकी जरूरत एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और तेल बनाने में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम और विटामिन को भी पौधे को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और एक तरीके से कहा जाए तो क्लोरोफिल को भी बनाने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। हालांकि सीधे तौर पे नहीं पड़ती है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सल्फर की जरूरत भी पड़ती है। और हम इंसानों में और जानवरों में भी एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने में सल्फर मदद करता है। इसलिए फसल में इसकी उपलब्धता अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाती है। दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों में इसकी ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों सल्फर की कमी से पौधा नाइट्रोजन भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, और इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर को संबंधी या एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है। सल्फर से दोस्तों जड़ों को गर्मी भी मिलती है, और ये एक फफूंदी नाशक की तरह भी काम करता है। इसकी कमी आपको नए पत्तों पर ज्यादा दिखती है, ते हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। दोस्तों सल्फर रस चूसक कीड़ों पे भी काफी असरदार होता है और माइट्स पे भी काफी अच्छा काम करता है। और इसके इस्तेमाल के हिसाब से ये अलग अलग प्रतिशत में भी आता है, जैसे 15 से 20% मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए और 80% स्प्रे और दवा की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ये सभी तत्व दोस्तों पौधे में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा बाकी तत्व भी अलग अलग प्रकार के काम अलग अलग फसलों में करते हैं। जैसे जिंक धान में खैरा रोग से बचाता है, कॉपर एक फफूंदी नाशक के तौर पर काम करता है, बोरॉन कई रोगों से बचाता है, फूलों को फल में बनने में मदद करता है, और इसी तरह मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में विफ्टेल जैसी बीमारी भी आ जाती है। और इस तरह के असंख्य काम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर आपको एक अलग से वीडियो जरूर बना के दूंगा, और इसी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।